नमस्कार दोस्तों। यूं तो पत्रकारों के लिए, पत्रकारिता के लिए और खास तौर से वैसे पत्रकारों के लिए जो सत्ता और सिस्टम से सवाल पूछते हैं, वैसे पत्रकारों के लिए जो समझौते नहीं करते, वैसे पत्रकारों को जो सत्ता की चाटुकारिता नहीं करते, वैसे पत्रकारों के लिए जो सरकार की नीतियों और खामियों को लगातार उजागर करते हैं, और वैसे पत्रकारों के लिए जो किसी बड़े संस्थान की छत्र छाया में नहीं होते। तमाम तरह की मुश्किलें आती हैं, लेकिन इस दौर में बीते 6-7 सालों में क्या ऐसे पत्रकारों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, और बीते 6 सालों में अगर ऐसे पत्रकारों की लिस्ट बनाई जिन पर कई तरह के मुकदमे, राजद्रोह के मुकदमे, जेल की सलाखों के पीछे भेजा, यहां तक कि किसी पत्रकार ने, यूपी के एक रिपोर्टर ने अगर मिड डे मील में घपले घोटाले की तस्वीरें पेश की, तस्वीरें दिखाई, उसे भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। और हाल के दिनों, बीते 4-5 दिन पहले एक युवा पत्रकार जो सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे, उसी दौरान न जाने क्या हुआ या ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया, लेकिन उसके बाद उन्हें जमानत मिली। तो हमारे सामने आज है मनदीप पूनिया, युवा पत्रकार, जिन्होंने 3 साल पहले IIMC से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। मनदीप पूनिया को शायद मैं अगर अपनी भी बात करूं तो 6 दिन पहले तक नहीं जानता था। उस दिन पहले तक, जिस दिन उनके बारे में पता चला कि उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है, उठा लिया है, और कई घंटों तक उनके साथी तलाश करते रहे किस थाने में उन्हें रखा गया, किन धाराओं में उन्हें पकड़ा गया, उन पर क्या आरोप है। कई घंटे के बाद, या कहें तो 10 या 12 घंटे के बाद, ये पता चला कि उनके खिलाफ ये मामला है, और उसके बाद कुछ घंटे के बाद पता चला कि उन्हें अदालत में पेश किया गया, और उसके बाद पता चला कि उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। तो हमारे साथ है युवा पत्रकार मनदीप पूनिया, और मैं चाहूंगा कि मनदीप अपनी बात बताएं और इस बहाने देश के उन युवा पत्रकारों के सामने एक ऐसे युवा पत्रकार का चेहरा भी सामने आए, उसकी कहानी भी सामने आए, जो 30 तारीख को जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, 31 तारीख को जब उन्हें जेल भेजा गया, लगातार ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे, बहुत सारे लोग, हजारों लोग उनके बारे में लिखते रहे और उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते रहे, दिल्ली पुलिस की मंशा पर सवाल उठाते रहे, और ये कहते रहे कि क्या इस दौर में अगर कोई युवा पत्रकार अगर कुछ खुलासे करता है, अगर बताता और दिखाता है कि सिंघू बॉर्डर पर अगर पथराव हुआ, हिंसा हुई, तो वो हिंसक तत्व कौन थे? कहीं उनकी डोर सत्ताधारी दल के लोगों से जुड़ी थी, किसी बड़े नेता से जुड़ी थी, उनकी पहुंच सत्ताधारी दल के नेताओं के बीच थी। ऐसे खुलासे के बाद पता चला कि मनदीप पूनिया की गिरफ्तारी हुई। तो क्या उससे कोई रिश्ता था, या जो लगातार कवर कर रहे थे उसके पीछे पुलिस की नाराजगी थी? ऐसे बहुत सारे सवाल उस दौर में हवा में तैर रहे थे। हम जैसे लोग भी उस प्रदर्शन में शामिल थे, उस विरोध में शामिल थे, जो मनदीप पूनिया की रिहाई के लिए युवा पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। लेकिन आज मनदीप को मैंने खास तौर से बुलाया। पहले तो मनदीप, आपको सलाम है। हम सब लोग पत्रकारिता में है, 25-30 साल मेरा भी हुआ, लेकिन आज मैं आपको देख रहा हूं तो मुझे 30 साल पहले का दौर याद आता है, जब मैं भी करीब करीब आपकी उम्र का था। लेकिन लगता है कि इस दौर में युवा पत्रकारों की जिम्मेदारी ज्यादा है, और वो जिम्मेदारी जो निभाते हैं उसके खतरे हैं, और उस खतरे का सामना आपने किया है। और वो तस्वीरें हमने देखी है जब आपको पुलिस जेल ले जा रही थी या पुलिस अदालत ले जा रही थी, और तब भी आपकी मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। और उसके बाद एक तस्वीर आई जब आप जेल से छूट कर आए, तो आपके पैरों पर आपने कुछ नोट्स बनाए थे, जिसमें आपने कहा कि जेल के भीतर से भी आपने कुछ कहानी जुटाई है, उन किसानों से बात की जो जेल में बंद। वो मैं आगे सुनूं उससे पहले मनदीप, क्योंकि आपका परिचय देश के सामने इस रूप में हुआ कि एक पत्रकार जो सच को दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो पत्रकार दिल्ली पुलिस का शिकार हुआ और सलाखों के पीछे रहा। तो पहले मनदीप, मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि उस रोज दरअसल हुआ क्या था, क्योंकि एक ही वीडियो मनदीप उस रोज आया था, जिस वीडियो में दिख रहा था कि पुलिस आपको खींचकर एक जो घेराबंदी थी उसकी तरफ ले जा रही थी। ये वीडियो था, कुछ सेकंड का वीडियो है, जिसमें लग रहा है कि कुछ पुलिस वाले आपको खींचकर जो बैरिकेडिंग की हुई है उसके भीतर ले जा रहे हैं। इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। बाकी जो आपने छिटपुट ट्विटर पर 3 दिन पहले लिखा उतनी जानकारी तो आपसे जानना चाहते हैं। मनदीप, बताइए कि उस रोज क्या हुआ था, और इस बहाने कुछ और ऐसी बातें जिससे आपकी कुछ कहानी भी सामने आए।
30 जनवरी की बात थी और मैं करीब 6-6:30 बजे के आसपास किसान संघर्ष मजदूर कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा था। तो मैं तभी देखता हूँ कि जो माइग्रेंट वर्कर्स कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में काम करके दिल्ली की तरफ लौट रहे थे, तो उनको पुलिस बैरिकेड्स के पास गालियां दे रही थी और वापस भगा रही थी और कह रही थी किसी और रास्ते से जाओ, जबकि हर रोज वो उसी रास्ते से जाते थे। तो इस बीच मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। एक पत्रकार और थे धर्मेंद्र, उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो धर्मेंद्र बैरिकेड्स के थोड़ी नजदीक थे, तो एक पुलिस वाले ने चालाकी से उन्हें बुलाया अपने पास और उनको खींच दिया। जब उनको खींचा गया तो मैंने कहा कि सुनिए, ये पत्रकार हैं, इन्हें आप ऐसे नहीं खींच सकते। तभी उनमें पुलिस की तरफ से एक 2-3 सिपाही इस तरफ कूदे और उनमें से आवाज आई, ये रहा मनदीप पूनिया, और उन्होंने एकदम से मुझे अंदर खींच लिया और हमारे दोनों के ऊपर लाठियां बरसानी शुरू कर दी और हमें एक टेंट में लेके जाया गया। टेंट में ले जाके दोनों को अलग अलग बैठा दिया गया और दोनों के ऊपर टेंट में भी लाठियां मारी और दोनों के फोन लेके हमारे से जो जितनी भी वीडियोज हमने बनाए थे वो सारे डिलीट करे हमारे फोन लेके। और मेरे पास एक कैमरा था कैनन का, तो वो कैनन का कैमरा था, वो कैनन का कैमरा तोड़ दिया पुलिस ने और उसकी सारी फुटेज, उसको जो कार्ड था उसको डिस्ट्रॉय किया। तो ऐसे ही फिर एक डीसीपी साहब हैं, मीना साहब, वो आए और उन्होंने सारे कोप्स को बाहर निकाल के कहा कि देखिए गलती हो गई कोप्स से, मैं माफी मांगता हूं उनकी तरफ से, हम आपका मेडिकल एड करवा के छोड़ देंगे। तो मैंने कहा कि मेडिकल एड तो हम खुद करवा लेंगे, आप हमें छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ही करवाएंगे। तो मैं, जैसे मुझे पता है कि मेडिकल एड पुलिस तभी करवाती है जब उसको लॉकअप में हमें डालना होता है, तो मैंने कहा मुझे पता है कि अब हमारे पास कुछ मामला दर्ज करेंगे, कोई नहीं, आप करवा लीजिए। फिर उसके बाद हमें एक स्कॉर्पियो में बैठा के पुलिस घुमाती रही बहुत देर तक। मुझे वो एग्जैक्टली थाने का नाम नहीं पता, लेकिन उसकी बिल्डिंग मैं पहचानता हूँ, पुरानी सी कोई बिल्डिंग थी और उस वहां पर ले जाया गया और एक नाला सा था, उसको पार करके उस बिल्डिंग में ले जाया गया। तो वहां पर मेरे को और जो धर्मेंद्र थे उनको अलग अलग बैठा दिया गया। तो मेरे वाले कमरे में उन्होंने क्या किया कि मेरी जैकेट उतरवा के पंखा चला दिया और उस पंखे के नीचे मुझे बैठा दिया ठंड में। बारात के 12 बजे के आसपास की बात है। और वो इस तरीके की बात करते रहे, इसका अरेस्ट कहाँ दिखाएं, इसका अरेस्ट रेड लाइट एरिया में दिखा देते हैं या फिर इसका अरेस्ट 76 लगाते हैं। तभी एक कांस्टेबल अंदर आते हैं और वो एक वीडियो दिखाते हैं और पुलिस वाले साथियों को बोलो कि वो बोलते हैं कि वो कांस्टेबल बोलता है कि देखो ये तो वीडियो वायरल हो गई इसकी गिरफ्तारी की। तो फिर वो एकदम सारे बाहर चले जाते हैं मेरे को अकेला छोड़ के, और मेरा पंखा भी बंद कर देते हैं उस टाइम पे। फिर क्या होता है कि जब वो आधे घंटे बाद आते हैं और मुझे दोबारा एक प्राइवेट गाड़ी में बैठाते हैं, वहां पर धर्मेंद्र थे, धर्मेंद्र को साथ में नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं धर्मेंद्र को। मुझे बाद में पता चला कि धर्मेंद्र को वहां से रिलीज कर दिया गया था। तो मुझे एक प्राइवेट कार में बैठाते हैं, ग्रांड i10 सिल्वर कलर की, और मुझे अंबेडकर हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। तो करीब 1:40 पे मैंने वहां पर अंबेडकर हॉस्पिटल में मैंने घड़े में टाइम देखा था, 1:40 पे मेरा मेडिकल करवाते हैं। तो वहां जो डॉक्टर साहब थे उनको वो बार बार ऐसे कहने की कोशिश करते हैं, दो पुलिस वाले कांस्टेबल रैंक के थे, कि स्टाफ के साथ मामला है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे अपना काम करने दें, आप दूर रहें। तो डॉक्टर साहब ने मेरे सारे एक्सरे करे, सारी चोटों के निशान वो दिखाए। इस बीच मैं उनसे लगातार पुलिस वालों से कह रहा था कि मेरे घर वालों से बात करवा दीजिए, मेरे एडिटर से बात करवा दीजिए, मेरे दोस्तों से बात करवा दीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी किसी से भी बात नहीं करवाई। और वो बोले अब तो तिहाड़ से ही फोन करना है, लगातार ऐसे बोल रहे थे और गंदे गंदे कमेंट्स वो लोग कर रहे थे। और उसके वो गालियां तो जो लोकल देहाती भाषा में देते हैं वो लगातार गालियां दे रहे थे। चूंकि मैं उस एरिया से आता हूं तो उनकी सारी गालियां और सारी बात जो कर रहे थे समझ में आ रही थी मुझे। और उसके बाद फिर 3:30 बजे मुझे समयपुर बादली थाने में लेके गए। इस बीच मेरे जो जितने भी पत्रकार साथी थे, मेरे परिवार था, वो सारा अलीपुर थाने में घूम रहा है, कभी कहीं घूम रहा है, वो उनको कोई जानकारी नहीं दे रहे थे। मनदीप, मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे आपने कहा तो टॉर्चर जैसा है कि ठंड के मौसम में पंखा चला दिया गया, कपड़े हटा दिए गए, पुलिस किसी और ढंग से आपको बुक करने की कोशिश कर रही थी जो आप बताए। लेकिन आपको क्या लगता है क्यों हुआ ऐसा? वो स्टोरी जो आपने की थी, जो फेसबुक लाइव, वो मैंने देखा, जिसमें आपने बताया कि कैसे जो पत्थरबाजी सिंघू बॉर्डर के बाहर हुई, उसमें एक पत्थरबाज ऐसा भी था जो बीजेपी से जुड़ा था, बीजेपी के बड़े नेता के साथ उसकी तस्वीर थी, अखबार में भी उसकी मौत करके तस्वीरें छपी, और आपने शायद ऐसा भी उसमें बताया था, अगर मुझे याद आ रहा है, कि मैं और भी खुलासे करूंगा इसके बारे में। तो क्या आपने जो स्टोरी की और पुलिस ने जिस ढंग से आपको पकड़ा, उस दोनों का कोई लिंक था या इमीडिएट कोई वजह हुई? क्या लगता है आपको? मुझे तो लिंक समझ में आता है। उसका कारण ये है, एक तो मैं डीसीपी मीना साहब से बात कर रहा था, जब डीसीपी मीना से बाइट लेने की कोशिश कर रहा था, असल में वो स्टोरी में टेक्स्ट स्टोरी कर रहा था द कैरावैन के लिए। लेकिन चूंकि
पुलिस से बात करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने एक छोटा सा फेसबुक लाइव पहले ही बना दिया था स्टोरी होने से पहले। तो उस दिन भी मैं सिंगू बॉर्डर पर था, तो मैंने बात करने की कोशिश की। डीसीपी मीणा साहब से मेरी फोन पे भी बात हुई, उसकी उनकी जो बातचीत है वो भी मेरे पास, उसके नोट्स भी हैं जो उन्होंने मुझे बताया था। जब डीसीपी मीणा साहब टेंट में आए तब भी मैंने उनको कहा कि आप मुझे जानते हैं, आज हमारी बात हो रही थी। तो उन्होंने स्वीकारा कि हाँ पत्रकार हैं, आज हमारी बात हुई थी, आप द कैरावैन से हैं। तो उन्होंने ये बात स्वीकारी। और जब वो पीट रहे थे पुलिस वाले टेंट में, तो वो इस तरीके से देसी भाषा में ऐसे बोल रहे थे, और इसने बनाओ बड़ा पत्रकार, यो बनेगा पत्रकार, इसने बनाओ फेमस, यो बना है रिपोर्टर, यो बताओगा कि कौन डले मार के गया, कौन बट्टे मार के गया है, यो बताओगा दुनिया ने कि कौन बट्टे मार के गया। वो इस तरीके से पूरे बोल रहे थे। तो मुझे समझ में आ रहा था कि ये उन्होंने बिल्कुल टारगेट करके किया है। तो आपके साथ जो पिटाई आपकी हुई, या आप क्या कहूं, ये सुनने और बोलने में भी गुस्सा आक्रोश हम लोगों को भी आता है, लेकिन जो हुआ बदसलूकी वहां टेंट में, क्या थाने में भी उस तरह से किया? थाने में मारपीट, जैसे कोई किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने मुक्का मार दिया, वैसे डंडों से नहीं मारा थाने में। थाने में वो पंखे वाला उन्होंने पूरा कई देर तक चालू रखा, पंखा, कपड़े उतरवा के पंखा चालू रखा। मुझे बहुत ठंड लग रही थी, और मेरे जो जूते थे वो भी उन्होंने निकलवा दिए थे, मुझे नंगे पैर बैठा रखा था। अब इसी से दोस्तों अंदाजा लगाइए कि क्यूबा पत्रकार जो एक राष्ट्रीय पत्रिका के लिए, द कैरावान के लिए, बतौर स्वतंत्र पत्रकार या रिटेनरशिप के तहत वो काम करते हैं, और उसके पहले एक रात पहले जिस शाम गिरफ्तारी हुई, उसके पहले फेसबुक लाइव में कुछ खुलासे करते हैं। खुलासे में जो पत्थरबाजों का चेहरा बेनकाब करते हैं, और उसके बाद जो बता रहे हैं उनके साथ घटना हुई, जो तस्वीरें हमने देखी, और पुलिस ने मनदीप के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा करने, अपराधियों, सरकारी अधिकारियों के साथ हाथापाई और उन पर हमला करने, उनके साथ बदसलूकी करने, उन्हें काम न करने देने और चोट पहुंचाने की धाराएं, आईपीसी 186, आईपीसी 353, आईपीसी 332, ऐसी कई धाराओं में उन्हें बुक किया। और दिलचस्प बात ये कि मैंने वो नोट पढ़ा जब उन्हें जमानत मिली अदालत से। उस नोट में जो जजमेंट का वो हिस्सा मैंने पढ़ा, जिसमें फैसले का हिस्सा जमानत देते वक्त जो अदालत ने कहा, जिसमें अदालत ने भी कहा कि शिकायतकर्ता, पीड़ित और गवाह खुद पुलिस वाले हैं, और ऐसा लगता नहीं कि इसकी संभावना नहीं है कि आरोपी के पास कोई हथियार भी बरामद नहीं हुआ, और आरोपी इस तरह से कर सकता है जो आरोप उस पर लगा। ये जमानत देते वक्त अदालत ने अपने ऑर्डर में कहा है। तो मनदीप, ये बताओ, क्योंकि आपके बारे में देश ने बीते 6 दिनों में, 30 तारीख की घटना है, आज 5 दिन मान लें, तब से लोगों ने जाना, और आपको लेकर इतने पत्रकारों ने आवाज उठाई। एक अच्छी चीज ये रही कि लोगों ने उठाई, रिलीज मनदीप पुनिया, हजारों लोगों ने ट्वीट किया। अब ये बताएं कि चूंकि आप जेल गए और जब वापस लौटे तो आपके पैरों पर कुछ नोट्स थे मनदीप, और आपने कहा कि आपने अंदर किसानों से कुछ बात की, और उसके बाद आप वो भी बताएंगे कि अंदर क्या हुआ। जरा वो भी बताइए, फिर पत्रकारिता के खतरे पर हम बात करते हैं। जी, मैं जब जेल में गया तो वहां पर जो कैदी थे वो पहले से मुझे जान रहे थे, जेल का स्टाफ भी मुझे जान रहा था। तो वो मुझे कोई ऐसी दिक्कत वहां पर हुई नहीं जेल में। और मुझे जिस बैरक में डाला गया, जिस वार्ड में डाला गया, वहां पर किसान बंद थे। तो पहले मुझे लग रहा था जेल में जाते वक्त कि मेरे साथ गलत हुआ है और मैं विक्टिम हूं। लेकिन जब किसानों से बातचीत की, जब उन्होंने मुझे अपने जख्म दिखाए, चोटें दिखाई, तो मुझे लगा कि मेरे से ज्यादा बड़े विक्टिम तो ये हैं, सत्ता के ज्यादा सताए हुए तो ये लोग हैं। और जेल में जब था तो दिमाग में ये भी चल रहा था कि मेरे जैसे पता नहीं कितने पत्रकारों को ऐसे ही पुलिस बंद कर देती है। सिद्दीकी कप्पन साहब का मुझे ख्याल आया, जो हाथरस में रिपोर्ट करने गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था। उनका मेरे बार पूरा दिमाग में आ रहा था, क्योंकि वो 3-4 महीने हो गए थे गिरफ्तार हुए। तो और साथ में जब मैं किसानों को से बात कर रहा था तो वो अपनी चोटें दिखा रहे हैं, और वो चिंतित थे लेकिन डरे हुए नहीं थे। तब मुझे समझ में आया कि रिपोर्टर का काम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना होता है। 2 महीने से आप जैसे आप रिपोर्ट कर रहे हैं, वैसे हम भी रिपोर्ट कर ही रहे थे ग्राउंड जीरो पे जाके। तो चलो ठीक है, अब जेल में डाल दिया है तो जेल से भी रिपोर्ट करते हैं इनकी। लेकिन मैं इसमें एक बात ये कहूंगा कि जेल कोई ग्लैमर चीज नहीं है, वो उसमें बड़ा आदमी तकलीफ में होता है। 7x10 के कमरे में बड़ी मुश्किलों 3-3 लोग ठूसे होते हैं, और आप बाहर नहीं निकल पाते। आपके पास कोई संसार से एकदम से कट जाते हैं। तो बहुत मतलब यातना जैसा चीज होती है जेल में, ग्लैमरस चीज नहीं है, ये मैं बता दूं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मेरे से ज्यादा सत्ता के सताए हुए किसान हैं, तो मैंने उनके नाम पता पूछने शुरू किए।
पेन का एक जुगाड़ हो गया। तो चुनौती थी कि अब लिखें कहाँ, तो फिर मुझे लगा कि मैं बॉडी पे लिखना शुरू कर देता हूँ। फिर मैंने अपने पैरों पे उनके नाम, नंबर, उम्र और साथ में जो जो स्टेटमेंट दे रहे थे, मैं शॉर्ट जो हम पत्रकार करते हैं, नोट्स बनाते हैं छोटे छोटे, तो छोटे छोटे याद रखने के लिए वो नोट्स मैंने लिख लिए। तो यही था कि मैं जब जेल से बाहर जाऊंगा तो जेल के जो अंदर किसान होंगे उनके बारे में बताऊंगा, और साथ में जो पत्रकार गिरफ्तार हैं उनको भी छोड़े जाने के लिए मांग करूंगा। मनदीप, थोड़ा अपने बारे में आप बताओ। आप 2017 में आपने आईआईएमसी, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान है, वहां से आपने पढ़ाई की। उसके बाद ये 3 साल का गैप, क्या करते हो, कहाँ रहते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग आपका बैकग्राउंड नहीं जानते हैं। और क्या आप लगातार, ये कहा गया, जो हम लोगों को किसी ने बताया, कि लगातार आप सिंघू बॉर्डर पर ही थे, टेंट या ट्रॉली में रह रहे थे? तो थोड़ा उस दौर के बारे में बताइए मनदीप, अपने बारे जी, मैं आईआईएमसी में आया था पढ़ाई करने के लिए। मैं हरियाणा से हूँ, खुडन गांव है मेरा, नॉर्मल किसान परिवार से आता हूँ। तो आईआईएमसी में आया तो उस समय मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की, और आप भी हमें पढ़ाने आए थे एक बार, तो मैंने आपका भी सुना था। तो मैं पूरा जो आईएमसी में रहा, उस समय मुझे समझ में आया कि जो कॉर्पोरेट मीडिया है उसमें काम करने का फायदा नहीं है। फिर मैंने ठानी कि मैं फ्रीलांस पत्रकारिता करूंगा शुरू से ही। एक दो बार मैंने एक दो महीने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी किए, लेकिन वहां पर बात नहीं कर पाई। वो सिर्फ डेस्क पे रखते थे और मेरे गांव जवार से रिपोर्ट करना चाहता था। उसके बाद फिर मैंने जो अल्टरनेटिव जो मीडिया हाउसेज है उनमें रिपोर्ट करना शुरू किया, न्यूज लॉन्ड्री, द वायर, कैरेवन, इन सब में मैंने रिपोर्ट लिखनी शुरू की, मीडिया विजिल, जनपथ। तो इन सब में मैंने रिपोर्ट लिखनी शुरू की। और मैं आप लोगों के, आप जो किस्सा गोई शैली में जो आप लिखते थे, तो पुराने आपके लिखे हुए, चाहे मायावती जी के ऊपर हुए या फिर किसी और, वो सब में पढ़ता था। तो मुझे वो जो रिपोर्ट लिखने की शैली भी वही रखनी थी कि मैं कथात्मक शैली में, किस्सा गोई शैली में रिपोर्टें लिखा करूंगा, स्लो जर्नलिज्म करूंगा, गांव से देहात से हफ्ते में एक रिपोर्ट लिखा करूंगा, कोई नहीं। तो वो मैंने अपनाया। आप देखेंगे कि मैंने 60 से 70 के करीब रिपोर्टें लिखी हैं, अलग अलग विषयों पे लिखी हैं, खेती किसानी, मनरेगा मजदूर, सीवर वर्कर। वो अलग अलग जगह प्रकाशित हुई, स्टोरीज एशिया, कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी प्रकाशित हुई हैं, स्टोरीज एशिया उनमें से एक है, तो डिप्लोमेट एक है। ये इस तरीके से मैंने बहुत सारी जगहों पे, अलग अलग जो संस्थान हैं उनमें रिपोर्टिंग में कर रहा था। और जो किसान आंदोलन है वो मैं पंजाब से हरियाणा में जब शुरू में बिल्कुल स्पार्क हुई थी, तभी से ही मैं इसको कवर कर रहा था, किसान आंदोलन को। और जब शुरू 26 नवंबर से तो मैं रेगुलर इसको कवर कर रहा था। 26 में। आप वही नवंबर से सिंघू बॉर्डर का जो किसानों का जो मोर्चा है, जहां, वहीं रह रहे थे मनदीप? हाँ, मैं मतलब घूमता रहता था। जैसे सिंगू हूं तो मैं 3-4 दिन सिंगू ही रुकता था। मैं मेरे पास एक छोटा सा टेंट भी है अपना। अगर ट्रॉली में जगह नहीं मिलती थी तो मैं अपना खुद का ही टेंट लगा लेता था। सांजापुर बॉर्डर में गया, टिकरी बॉर्डर में गया, गाजीपुर में गया। इसके अलावा मसानी बराज के जो किसान थे उनके पास में गया। और जो हरियाणा पंजाब में जो किसान और टूल टैक्सों पे जो थे, उनके टूल टैक्सों पे भी मैं गया। तो मैं घूमता रहता था, एक जगह में 3-4 दिन जरूर टिकता था। तो और आपने अपना कैमरा और कुछ सेटअप भी रखा है? कैमरा सेटअप तो नहीं, एक छोटा सा कैमरा था कैनन का, बाकी तो फोन से ही फेसबुक लाइव करता था। दूसरा मेरा लिखने का होता था, और मैं थोड़ा सा आंदोलन को पॉलिटिकली भी कवर कर रहा था। मैंने किसान नेताओं से सवाल पूछने, किसान नेताओं के ऊपर क्रिटिकल रिपोर्ट लिखना, जैसे वीएम सिंह के ऊपर मैंने और योगेंद्र यादव जी के ऊपर मैंने लिखा था। तो मैं उसकी जो पॉलिटिक्स, जो उसके जो फैसले हैं किसान आंदोलन के, उनको बहुत नजदीकी से देख रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती थी संयुक्त किसान मोर्चे की, उनमें आप देखेंगे तो हर रोज मैं सवाल पूछता था किसान नेताओं के। मैं कोई ऐसे नहीं पूछता था कि क्या आपकी सिक्योरिटी क्या करेंगे, वॉलंटियर क्या कर रहे हैं। मैं सीधे पूछता था कि आपकी उनसे क्यों नहीं बन रही है, आपने ये डिसीजन लिया, इसका ये होगा। तो मैं पूरा उनसे क्रिटिकल सवाल पूछता था, किसान नेताओं से भी। तो मेरा यही था कि मैं एक एक चीज इसकी बारीकी वो कर पाऊं। और डेली मैं डायरी लिखता था, और जितना भी अखबार वगैरह है उनकी कटिंग को मैं आर्काइव करता था, ताकि इसको पूरे को रिपोर्टाज के तरीके से कवर कर सकूं। 5-6 रिपोर्टें मैंने लिखी, 1-2 इंटरव्यू किए। और जो फेसबुक के जो इंटरव्यू थे मैंने ये मान के चलो कि 100 के आसपास तो मैंने फेसबुक पे वीडियो बनाए हैं इसके, और वो मैंने रखे। तो मेरा था कि मैं रिपोर्टाज लिखूंगा इसके ऊपर पूरा। मनदीप, मेरा मकसद ये था कि आज मैं आपसे बातचीत के जरिए बहुत सारे लोगों तक आपकी बात पहुंचाऊं, और खास तौर से देश की युवा पीढ़ी, युवा पत्रकार जो छोटे बड़े संस्थानों में काम करते हैं। हालांकि आप किसी बड़े संस्थान के बैनर तले नहीं हैं, लेकिन
आप एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर रिटर्नरशिप के जरिए किसी संस्थान से जुड़कर जैसे भी आप काम कर रहे हैं, ये बहुत काबिले तारीफ है। इस दौर में जब हर शख्स पत्रकारिता कहीं करता है तो सबसे पहले उसकी कोशिश होती है कि कहीं बड़े संस्थान में नौकरी मिले, एक माइक आईडी मिले, बैनर मिले, और उसके बाद वो अपने सुविधा के हिसाब से पत्रकारिता करे। और उसमें बहुत सारे रिपोर्टर्स की ऐसी जमात है मनदीप, जिनको हमने देखा है बीते 10 साल 15 सालों में, और खास तौर से 2014 के बाद, कि कैसे वो रिपोर्टर ट्वीट भी करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। तो मकसद ये होता है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग खुश हो, प्रधानमंत्री उन्हें फॉलो करें, और वो फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर उन्हें इतना बड़ा प्रसाद लगता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री की चापलूसी में 365 दिन में कम से कम 300 दिन ट्वीट करते हैं। तो एक वो पत्रकारिता है, एक वो पत्रकारिता है जो आप कर रहे हैं। और इसके जरिए हमारा भी मकसद ये था कि देश में बहुत सारे युवा छोटे शहरों में अच्छा काम करते हैं, हौसला उनमें होता है, एनर्जी होती है, लेकिन उन्हें वैसे भी मौके नहीं मिलते हैं कि वो अपनी बात कह सके। मैं एक सवाल उसके बाद बताऊंगा कि देश में जो स्थिति है पत्रकारों की, ऐसा नहीं है कि आप जेल गए सिर्फ। अभी 6 पत्रकार ऐसे हैं जिसमें राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट किया, ट्वीट में गलती थी, एक चूक थी, या पुलिस के मुताबिक गोली नहीं लगी। राजदीप ने कहा उन्हें किसी ने बताया गोली लगी एक किसान को आईटीओ के चौराहे पर, हालांकि उसको लेकर भी विवाद है। उसके बाद राजदीप सरदेसाई ने 3 बार करेक्शन भी किया, लेकिन उस मामले में न सिर्फ राजदीप सरदेसाई बल्कि मृणाल पांडे, जफर आगा जैसे सीनियर जर्नलिस्ट, 70 साल की होंगी मृणाल पांडे, एडिटर रही है 30-35 साल, इन सब के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया। विनोद दुआ जैसे शख्स, बहुत जहीन पत्रकार जो 40 सालों से जिन्होंने एक नाम कमाया, रसूख कमाया, उन पर राजद्रोह का मामला हिमाचल में दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट की पनाह लेते रहे, पता नहीं उस मामले का मुझे भी पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट की शरण में थे। ये खतरे तो हैं मनदीप, उस खतरे को आपने शुरुआत में ही झेल लिया। न सिर्फ उस खतरे को झेल और देख लिया, बल्कि आप जेल भी हुआ है। तो कहीं इससे आपके हौसले पर कोई फर्क पड़ा है मनदीप, या लगता है कि चलो अब इस पेशे में है और इस दौर में है जहां आलोचना तो छोड़िए, थोड़ी भी असहमति की गुंजाइश नहीं है? जी, मुझे लगता है कि देखिए कि पत्रकारिता का वैसे तो कोई स्वर्णिम दौर रहा नहीं, कोई गोल्डन पीरियड रहा नहीं, लेकिन ये दौर खासा ही परेशान करने वाला है। और एक चीज मुझे लगती है कि जो पत्रकार जो जमात है वो खासी क्रिएटिव जमात होती है, जो असली पत्रकार होते हैं, तो वो लोग ढूंढ लेते हैं तरीके, तो हम भी आगे ढूंढ ही लेंगे। हमारा काम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना है, और पत्रकारिता कोई बैलेंसिंग एक्ट बिल्कुल नहीं है ऐसे समय में, खासकर जब सत्ता सच को दबाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि और वो सच जो जनता को जानना जरूरी हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आप और हम जितने भी लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका फर्ज बन जाता है कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते रहें, और हमारी रिपोर्ट से ही परेशान होती है सत्ता, तो वो कोशिश तो करेगी कि हम रिपोर्ट ना कर पाए। मैं रिपोर्ट कर रहा था, मुझे भी जेल में डाल दिया। कप्पन सिद्दीकी साहब रिपोर्ट करने गए थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो वो तो कोशिश करेगी ही। और जो गोली चलने वाली बात है उस पर भी विवाद है, आप सही कह रहे हैं, और सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर ही राजद्रोह इस तरीके के मुकदमे लगा दे रही हैं, ये वाकई में चिंताजनक है। ये और पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह का मामला, मैं तो विनोद दुआ के बारे में सोच के कल्पना कर सकता हूं कि कोई विनोद दुआ, मृणाल पांडे जैसों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है क्या? और अब यूपी में ही हुआ था, मिड डे मील की स्टोरी एक रिपोर्टर ने की और उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। किस तरह से सरकार ने कार्रवाइयां की है बीते 6 सालों में, हालांकि पहले भी होता रहा, लेकिन 6 सालों में ज्यादा हुआ है, क्योंकि किसी तरह की सहनशीलता नहीं है, हर शख्स रडार पर है। और हम उस खतरे के दौर में है। उसमें खास बात ये हुआ मनदीप, थोड़ी अपनी बात भी कहूं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे, 2014 के पहले ऐसा था कि अगर किसी पत्रकार के खिलाफ कोई मामला दर्ज होता था तो बाकी पत्रकारों की जमात कम से कम एकजुट होती थी। अब ये दौर बदला कि अब अगर किसी पत्रकार के खिलाफ राजद्रोह का मामला होता है, उस सलाखों के पीछे जाता है, तो बहुत सारे पत्रकार ही खुश होते हैं। और बहुत सारे पत्रकार जो सत्ता को खुश करने वाले, सत्ता के इर्द गिर्द रहने वाले पत्रकार हैं, या सत्ता के साधक पत्रकार हैं, वो जश्न मनाते हैं। तो यहाँ ये खतरा, एक दूसरा खतरा है कि पत्रकारों के बीच ही दो धारा, दो फाक है। एक जो सीधे सीधे सत्ता के साथ कदम ताल करता है, एक वो बड़ा तबका, और बड़ा तबका संसाधन भी है, चैनल भी है, उसमें मालिक भी है, उसमें संपादक भी है। और दूसरा वो तबका जिसमें आप जैसे युवा पत्रकार हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन वो अल्पमत में है। इसके भी बड़े खतरे हैं मनदीप, आने वाले दिनों में ये खतरा और बढ़ेगा।
जी बिल्कुल बढ़ेगा। असल में आप तो उनको पत्रकार कहना छोड़ दीजिए, असल में वो दरबारी कलाकार हैं। वो उनके जो डोर है, बागडोर है, वो सत्ता के हाथ में है। वो जैसे हिलाते हो वैसे हिल डुल लेते हैं टीवी टेलीविजन पे आके। तो दरबारी कलाकार हैं बेसिकली, जो दरबार में नाचते हैं और दरबार खुश होके उनके ऊपर कुछ वो जो भी उनकी उछाल देता है खुशी में, जो उनको देता है, तो वो दरबारी कलाकार हैं, वो पत्रकार नहीं है। पत्रकार तो जो आदमी ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहा है और जो हक सच की आवाज और जो सत्ता के सताए हुए लोग हैं उनकी आवाज दिखा रहा है, साथ में ऐसी चीज निकाल के लेके आ रहा है जिसको सत्ता दबाने की कोशिश कर रही है, वो लोग पत्रकार हैं। आप शायद आपने ही, मुझे ध्यान है 2017 में कहा था कि जो छुपाया जा रहा है वही खबर है, उसके अलावा तो सब पीआर है। तो वो चीज मेरे दिमाग में बैठी रहती है। तो वो चीज हालांकि है। ये मेरा कहा हुआ नहीं है, ये हाँ। दुनिया के बहुत बड़े फिलोसफर का कहा हुआ है और दशकों से ये बात कही जा रही है। मैंने भी सुना और पढ़ाई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये दौर चुनौतियों का है मनदीप, क्योंकि सिर्फ पत्रकारिता पर एक तरह के खतरे नहीं है। सत्ता का खतरा है, हिंदू मुसलमान के बीच पत्रकारिता करने का खतरा है, सच बोलने के और कई तरह के खतरे हैं। इन खतरों के बीच आपने एक तरह से बहादुरी के साथ आपने ये हौसला रखा, ये साहस रखा कि मैं अपनी बात अपने ढंग से जो हमें लगता है वो कहूंगा। और उसके बाद आपने उस रास्ते को अख्तियार किया, उस रास्ते पर चलना अख्तियार किया जिसमें संसाधन नहीं है, जिसमें बड़ा संस्थान नहीं है। वो एक दूसरा खतरा है, क्योंकि उससे एक निश्चिंतता होती है कि बड़े संस्थान के बैनर तले काम करते हैं। तो आखिरी सवाल, क्या आपने नौकरी तलाशने की कोशिश नहीं की कि किसी बड़े संस्थान में जाएं? क्योंकि आईएमसी के पास लड़के आमतौर पर बड़े संस्थानों में जाते हैं। या आपने तय किया कि मुझे इसी तरह की पत्रकारिता करनी है? मैं कोशिश की, मैं कुछ संस्थानों में गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया और बहुत जल्दी मैंने वो उनको छोड़ दिया। और मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं सिलेक्टेड एडिटर्स के साथ काम करूंगा, जो स्टैंड लेते हैं और खड़े होते हैं हक सच के लिए, और अच्छे जो पत्रकार रहे हैं, जिनका एक आर्काइवल वैल्यू भी है और जो जिनकी इज्जत भी है उनकी पत्रकारिता की वजह से। तो उनके साथ काम करने की मैंने सोची, और गांव देहात से हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ से फिर मैंने ग्राउंड रिपोर्टें शुरू कर दी। और मुझे लगा कि यही पत्रकारिता है। इसी जो हमारे प्रोफेसर आईआईएमसी में बार बार समझाने पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसको इसी तरीके से किया जा सकता है। अभी उतना मौका नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे पत्रकारिता के संस्थान जो मेन स्ट्रीम के हैं, उन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं। बताइए, पत्रकारों के ऊपर ही कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं। आप सोशल मीडिया पे ये शेयर नहीं करेंगे, आप ऐसे नहीं बोलेंगे बाहर, आप पॉलिसीज हैं प्रॉपर संस्थानों की, आप ऐसे नहीं खासेंगे, ऐसे नहीं वो करेंगे, ऐसे करेंगे तो सत्ता बुरा मान जाएगी। वो पॉलिसी, एक मिनट मनदीप, वो हाँ। पॉलिसी की हद यह है कि सरकार के खिलाफ नहीं करेंगे। चाटुकारिता जितनी करनी है उसमें कोई पॉलिसी नहीं है। आप एंकर्स, एडिटर्स, रिपोर्टर्स के ट्वीट को मॉनिटर अगर कर ले 2 महीने के, तो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और सरकार के समर्थन में जितने ट्वीट करते हैं, कृषि कानून जितना किसान नहीं समझते हैं या उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, पत्रकार उनके फायदे गिना रहे हैं। तो इसलिए वहां पॉलिसी इसलिए आ गई क्योंकि जो पत्रकार थोड़ा भी अगर बीच की का रास्ता अख्तियार करते हैं, थोड़ा आलोचनात्मक सुर जिनके हैं, इसलिए पाबंदी लगी। लेकिन चलिए मनदीप, फिलहाल इस बातचीत को खत्म करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि आप यूं ही पत्रकारिता करते रहें, उसी रास्ते पर चलते रहें जो रास्ता आपने खुद चुना है। रास्ते में मुश्किलें हैं, संघर्ष है, कील और कांटे हैं। आपको पता है कि दिल्ली में कील और कांटे बहुत बिछाए गए हाल के दिनों जी में, बीते 3 दिनों से हर जगह कील और कांटे हैं। जहां संघर्ष है उसके साथ ये जुड़ी हुई चीज है। लेकिन चलिए, शुभकामनाएं, और एक बार फिर आपको सलाम करता हूं। युवा है और आप जैसे युवाओं के जिम्मे, युवाओं के कंधे पर ही आगे की पत्रकारिता है। चलिए, जी, नमस्कार, शुक्रिया मनदीप। शुक्रिया सर, थैंक यू।